नमस्कार TYBના વિદ્યાર્થી મિત્રો, आज हम एक कंठ विस्पाई नामक पुस्तक में से दक्ष का चरित्र चित्रण करेंगे। चाहे कोई भी कृति हो, उसमें पात्र की एक अहम भूमिका होती है। उस पात्र के माध्यम से ही हमें ये ज्ञात हो जाता है कि कृति में कौन से पात्र की कौन सी विशेषताएं दी हुई हैं। तो चाहे कोई भी कृति, नाटक या रचना हो, तो उसमें पात्र एक विशेष स्थान रखता है। तो अब हम एक कंठ विस्पाई नामक काव्य नाटक में दक्ष का चरित्र चित्रण आज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें तो दक्ष मुख्य पात्र के रूप में देखा गया है। एक कंठ विस्पाई में दक्ष नाम का चरित्र है, यानी कि दक्ष नाम का जो पात्र है वह मुख्य पात्र है। यानी कि संपूर्ण कहानी में दक्ष एक मुख्य पात्र के रूप में नज़र आते हैं एवं उनकी जो कुत्सित प्रवृत्तियां हैं उसके भी हमें दर्शन होते हैं। दक्ष का चरित्र है वह शंकर के समांतर रेखा पर चलता हुआ प्रतीत होता है। यानी कि एक तरफ शंकर का चित्रण है तो दूसरी तरफ दक्ष का, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। अब दक्ष हैं वह एक प्रतिशोधी पात्र के रूप में हमें नज़र आता है, यानी कि प्रतिशोध के लिए व्याकुल पात्र। तो राजा दक्ष हैं एक प्रतिशोध लेने वाला पात्र हैं, यानी कि वह केवल प्रतिशोध लेने के लिए ही इतने बड़े युद्ध को आमंत्रण देता है। अतः सती द्वारा शंकर को पति के रूप में स्वीकारना उनकी चेतना को स्वीकृत नहीं था और शंकर के अपमान हेतु ही वह उन्हें अपने यज्ञ में आमंत्रित नहीं करते। उनकी दृष्टि में शंकर का अपराध वो क्षमा लायक नहीं था, इसलिए वह निमंत्रण के योग्य नहीं माने जा सकते। यानी कि राजा दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था, उसमें उन्होंने सभी देवगणों को आमंत्रित किया था, केवल शंकर को नहीं किया था, क्योंकि उन्हें सिर्फ शंकर से प्रतिशोध लेना था, बदला लेना था। इसीलिए उन्होंने शंकर को आमंत्रण नहीं भेजा था। लेकिन वीरिणी उन्हें समझाती हैं कि शंकर को हमें इस यज्ञ में बुलाना चाहिए। तो दक्ष हैं वो अपनी पत्नी वीरिणी से कहते हैं कि शंकर शंकर, वह जिसने घर की परंपरा तोड़ी है, वह जिसने मेरे यश पर कालिख पोती है, जिसके कारण मेरा माथा नीचा है सारे समाज में, मेरे ही घर अतिथि रूप में आए, यह तुम क्या कहती हो। यानी कि दक्ष का ऐसा मानना है कि शंकर ने उसका माथा नीचा कर दिया है पूरे समाज में, उसके यश पर कालिख पोती है अपनी पुत्री से ब्याह करके। तो दक्ष हैं अभी प्रतिशोध की भावना में शंकर को निमंत्रण नहीं देते। दक्ष हैं वह शंकर को अपना दामाद नहीं स्वीकारते, क्योंकि उनके अनुसार संबंधों का विकास व स्नेह से संयुक्त होकर होता है। घृणा पर आधारित संबंधों को स्वीकारा नहीं जा सकता। वे इस विवाह में सती को नहीं किंतु शंकर को दोषी मानते हैं। उन्हें लगता है कि जब त्रिलोक में शंकर को महत्व प्राप्त है तो उन्होंने सती को स्वीकारने से पहले उसे समझाना चाहिए। तो शंकर ने सती को समझाया क्यों नहीं। इस प्रकार उन्होंने सती से विवाह नहीं किया बल्कि उसका अपहरण किया है। तो यहाँ पर हमें दक्ष की एक और चारित्रिक विशेषता देखने को मिलती है कि शंकर हैं वो अपनी पुत्र के मोह में अंध हैं, यानी कि पुत्री मोहांध पिता हैं। यानी कि दक्ष को अपनी पुत्री सती का कहीं भी दोष नज़र नहीं आता, वे केवल शंकर को ही दोषी मानते हैं। इसलिए वह कहते हैं कि मैं निश्चय ही इसको अपहरण कहूँगा। क्या अबोध मन को फुसलाकर, देवत्वों का जाल बिछाकर, विविध प्रलोभन देकर उसे जीत लेना अपहरण नहीं है। सती बालिका थी, अबोध थी और अविकसित बुद्धि किशोरों सी थी उसके आकर्षण में। तुम उसकी कैशोर्य भूल को क्षम्य कहोगी, पर शंकर तो खुद को महादेव कहता है। अब इन सब के पीछे दक्ष हैं वह केवल शंकर को ही दोषी मानते हैं। वो मानते हैं कि सती जो एक में किशोरों जैसी बुद्धि है, यानी कि वो बालिका हैं, अबोध हैं, वो इन सारे झालों को नहीं समझते। लेकिन शंकर तो महादेव हैं, उनको तो ये सब बातें ज्ञात हैं, फिर भी उन्होंने सती के साथ ऐसा किया।
दक्ष हैं वह इस विवाह को विवाह नहीं बल्कि एक अपहरण मानते हैं। राजा दक्ष हैं वह पुत्री मोह में जो वास्तविकता है उसको नहीं समझ सकते। वे मानते हैं कि शंकर ने प्रेम का आडंबर रचाया है, सती को प्रलोभन देकर देवत्व की उच्चता दिखाकर उन्हें ठगा है। अतः सती का अपराध वह क्षम्य है, लेकिन शंकर ने सती प्रसंग को देवलोक में चर्चा का विषय बनाकर दक्ष की जगहंसाई कराई है और दक्ष की पारिवारिक मर्यादा को ठेस पहुंचाई है। यानी कि दक्ष हैं वह पुत्री मोह में इतना अंध हो गया था कि इन सब जाल के पीछे उन्हें सिर्फ शंकर ही दिखते हैं। एवं दक्ष का ऐसा मानना है कि शंकर ने ऐसा अपराध किया है जिसका कोई क्षमा भी नहीं है। यानी कि सती प्रसंग को देवलोक में चर्चा का विषय बनाकर यानी कि सती के साथ ब्याह करके शंकर ने पूरे जग में दक्ष की जगहंसाई कराई है और उनकी पारिवारिक मर्यादा को भी ठेस पहुंचाई है। यदि शंकर की सती कामना थी तो सीधे मुझसे कहता, देवलोक में इतनी परिचर्या की क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता थी बोलो? इस रूपक के आलंबन की, व्यर्थ प्रेम के नाम हमारी लोक हंसाई बदनामी की, परंपराओं के खंडन की। यानी कि राजा दक्ष अपनी पत्नी वीरिणी को कहते हैं कि शंकर को क्या ज़रूरत थी कि इस सती विवाह को इतना बड़ा चर्चा का मुद्दा बनाने की। अगर शंकर को सती चाहिए थी तो वह सीधा आकर मुझसे कहता, जग में इतनी परिचर्चा करने की क्या आवश्यक थी। यानी कि दक्ष का ऐसा मानना है कि शंकर का केवल एक हेतु था कि दक्ष की हंसाई करना, दक्ष की बदनामी करना। इस प्रकार ये सारे कांड के पीछे राजा दक्ष हैं वह केवल शंकर को ही दोषी मानते हैं। अब इतना सब हो जाने के बाद दक्ष के मन में शंकर के प्रति प्रतिशोध का भाव उत्पन्न हुआ था। यानी कि वह किसी भी हालत में शंकर से बदला लेना चाहते थे। तो वह शंकर से अतिरिक्त उनके प्रत्येक प्रतिवेशी को चुन चुनकर आमंत्रण भेजते हैं। वे संबंधित नैतिकता के औचित्य को न मानकर संबंध को राजनीतिक शब्दावली से परिचालित करते हैं। यानी कि राजा दक्ष हैं वह संबंधों को इतना महत्व देने वाले नहीं थे, बल्कि वह राजनीति को प्रथम स्थान पर रखते और जो संबंध हैं उनको वो गौण मानते थे। यानी कि राजा दक्ष का यहाँ पर एक और चारित्रिक विशेषता देखने को मिलती है कि वह एक राजनीतिक राजा या फिर तो राजलोलुप नेता माना जा सकता है, क्योंकि उनके अनुसार संबंधों का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व राजनीति का है। कि वह उत्तम या श्रेष्ठ के स्थान पर घृणा को प्राथमिकता देते थे। सच है देवी, मेरी मर्यादाओं को अपमानित करके मेरे घर की लोक प्रतिष्ठा की हत्या कर मेरे ही रक्त ने सृजन का सुख पाया है। यह अपवाद विरल है, लेकिन शंकर के मोह में सती ने अपने अथवा अपने पति के दुर्भाग्य को उकसाया है। तुमको बतलाए देता हूँ, सारे भद्र लोक से उसे बहिष्कृत करके छोड़ूंगा मैं। उन दोनों ने केवल मेरी बाह्य प्रतिष्ठा खंडित की है, उनकी आत्म प्रतिष्ठा का भ्रम तोड़ूंगा मैं। अब इन पंक्तियों के माध्यम से हमें राजा दक्ष की जो राजलोलुप प्रवृत्तियां हैं वह प्रत्यक्ष रूप से नजर आती हैं। यानी कि राजा दक्ष है वह प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के लिए किसी भी हद को पार कर सकता है। यहाँ तक कि वह अपनी बेटी, अपनी पत्नी को भी वो त्याग सकता है केवल अपनी राजनीतिक स्वार्थता के लिए। तो राजा दक्ष का यहाँ पर स्वार्थीपन है, उनकी वो उनके लिए प्रथम है, बाकी सब संबंध हैं वो उनके लिए गौण हैं। यहाँ पर हमने राजा दक्ष के कई सारे रूप देखे, जैसे कि एक राजलोलुप नेता के रूप में, एक स्वार्थी नेता के रूप में, बदला लेने वाला पात्र, प्रतिशोध लेने की भावना। अब हम देखेंगे कि राजा दक्ष हैं वह एक रुष्ट पिता के रूप में भी नजर आते हैं। तो दक्ष अनुभव करते हैं कि शंकर के साथ साथ सती भी दोषी हैं और उन्होंने इस कार्य के द्वारा दक्ष की प्रतिष्ठा खंडित की है। अभी तक हमने देखा कि राजा दक्ष वह केवल शंकर को ही दोषी मानते थे, लेकिन अब वह सती को भी इस बात के लिए दोषी ठहराते हैं। दक्ष केवल अपनी प्रतिष्ठा के लिए ही वह शंकर की आत्म प्रतिष्ठा भंग करना चाहते हैं। उन्होंने विराट यज्ञ का आयोजन ही शंकर के देवत्व को प्रभावित करने के उद्देश्य से किया है।
उन्हें लगता है कि शंकर प्रत्येक अवसर पर अपनी अवहेलना देखकर कष्ट पाएंगे। यानी कि राजा दक्ष हैं वह जानबूझकर शंकर को आमंत्रित नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि शंकर इस यज्ञ में उपस्थित नहीं होंगे तो उन्हें अपना अपमान समझेंगे, वह अपनी अवहेलना करेंगे। ये सभी देवगण के लोगों को वहाँ पर उपस्थित देखेंगे, लेकिन केवल शंकर अपने आप को वहाँ पर उपस्थित नहीं पाएंगे तो वो अपने आप को घिरा हुआ महसूस करेंगे। इसी बात को नज़र रखते हुए राजा दक्ष ने इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया, केवल बदला लेने की भावना से प्रेरित होकर। राजा दक्ष हैं वह एक रुष्ट पिता भी हैं, यानी कि सती उनकी बेटी उन्हें कितनी विवेचना करती हैं कि उनके पति शंकर को इस यज्ञ में स्थान दिया जाए, लेकिन राजा दक्ष हैं जो अपनी जिद से टस से मस नहीं होते। उन्हें केवल अपनी राजनीतिक भावना ही नजर आती है, ना कि अपनी बेटी की भावना, ना कि अपनी बेटी पर उन्हें दया आती है, ना ही अपनी बेटी की वह बात मानते हैं, ना ही वह अपनी पत्नी वीरिणी की बात मानते हैं। उन्हें केवल अपनी स्वार्थ की ही पड़ी है, अपनी राजनीतिकता की ही पड़ी है। या सती के इतने समझाने के बावजूद भी राजा दक्ष हैं वह इस बात के लिए राजी नहीं हुए कि शंकर को इस यज्ञ में स्थान दिया जाए। दक्ष का हृदय इस घटना से इतना अधिक प्रभावित है कि वह सती का आगमन जानकर भी प्रसन्न नहीं होते, बल्कि उससे कैलाश लोक भेजने की बात करते हैं। अब सती हैं वह बिना आमंत्रण के राजा दक्ष की नगरी में आ गई हैं, लेकिन जब सती आती हैं तो ये खबर जानकर भी राजा दक्ष हैं वह खुश नहीं होते, बल्कि वह अपने द्वारपाल से कहते हैं कि सती को वापस कैलाशनाथ भेज दिया जाए। उसके साथ पिता की भांति वह प्रस्तुत नहीं होते, बल्कि शत्रुवत व्यवहार करते हैं। यानी कि राजा दक्ष की एक और विशेषता यहाँ देखने को मिलती है कि वह एक शत्रुवत व्यवहार करने वाले थे, यानी कि उनके अंदर शत्रु भाव की भावना थी, वह अहम थी। वह अपनी बेटी के साथ भी एक पिता के रूप में नज़र न आकर वह उनके साथ भी शत्रु जैसा व्यवहार करते हैं। केवल उनके अंदर प्रतिशोध एवं बदला ही था, और उसके क्रोध को प्रासंगिक न मानकर उसमें भी वह राजनीति देखते हैं। यानी कि सती का जो क्रोध था कि अपने पति को इस यज्ञ में ना बुलाकर, तो वह सती के क्रोध को भी योग्य नहीं मानते। वे मानते हैं कि इसमें भी सती की कोई राजनीति होगी, तो वह सारे संबंधों को केवल राजनीतिक दृष्टि से ही देखते थे। वे मानते हैं कि सती को ऐसा क्रोध करने का अधिकार नहीं था, उसे प्रजावत खड़े होकर यज्ञ संपादन देखना चाहिए था या वापस लौट जाना चाहिए था। कि वह यह कहना चाहते हैं कि सती को कोई हक नहीं है कि वे यहाँ आकर अपने पति शंकर का हक मांगे। अगर सती को इस यज्ञ में शामिल होना है तो वह आम जनता के साथ खड़े होकर ये यज्ञ देखे, और अगर इसे यज्ञ नहीं देखना है तो वह वापस कैलाश लोक जा सकती हैं। इस प्रकार राजा दक्ष हैं वह अपनी बेटी सती से भी शत्रु जैसा व्यवहार करते हैं। अब हम आगे देखें तो राजा दक्ष एक अहंकार से ग्रस्त पात्र हैं। यज्ञ में उपस्थित सती को देखकर दक्ष के हृदय में स्थित पितृभाव जागृत होता है और वे सती को उसका प्राप्य देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। लेकिन सती द्वारा शंकर के सर्वोच्च शासन की बात स्वीकार नहीं है, साथ ही वे शंकर के महादेवत्व को भी स्वीकारना नहीं चाहते। यानी कि सती हैं वह यज्ञ में आ गई हैं, तो सती को यज्ञ में देखकर एक पल के लिए दक्ष के अंदर पितृभाव उत्पन्न होता है। लेकिन सती जब यह प्रस्ताव रखती हैं दक्ष के सामने कि शंकर को बड़े ही मान सम्मान के साथ इस यज्ञ में बुलाया जाए और जो मान अन्य देवताओं को दिया जा रहा है वही मान शंकर को भी दिया जाए, तो राजा दक्ष हैं वह इस बात को स्वीकार नहीं करते। तो यहाँ पर राजा दक्ष की एक अहंकार की प्रवृत्ति है वो देखने मिलती है कि वह अहंकार वश ही शंकर को इस यज्ञ में आने के लिए नहीं मानते। इसलिए तो वह कहते हैं कि मेरा दृढ़ निश्चय है, मेरे आयोजन में शंकर का कोई स्थान नहीं होगा। यही नहीं, युग युग तक किसी यज्ञ अथवा आयोजन में उसको निमंत्रण तक न जाएगा। देखूँ वो मेरा क्या करता है। अब राजा दक्ष हैं वह अहंकार में इतना डूबा हुआ है कि वह किसी भी संजोग में, किसी भी हाल में शंकर को इस यज्ञ में उपस्थित नहीं होने देगा, चाहे इसके लिए सती का
उन्हें अपमान भी करना पड़े या फिर सती को के साथ उसे शत्रुवत व्यवहार भी करना पड़े। राजा दक्ष हैं वह अपने अहंकार में, अपने स्वार्थ में इतने लोलुप हो गए थे कि उन्हें अपनी पुत्री का भी दुख नज़र नहीं आता। केवल राजा दक्ष के इस शत्रुवत व्यवहार के कारण, इस अहंकारग्रस्त व्यवहार के कारण सती हैं वह अग्नि में कूदकर अपने आप को भस्म कर देती हैं। राजा दक्ष हैं वह अहंकार से ग्रस्त परंपरा से ऊपर नहीं उठ पाते। वे आधुनिक काल के उन तथाकथित पिताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो आधुनिक काल की आवश्यकता को देखते समझते हुए भी उसे स्वीकारना नहीं चाहता। यानी कि सामने वाले को सब कुछ जानता है कि ये अच्छा हो रहा है या फिर बुरा हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उन्हें जो असली बात होती है वो स्वीकार करने के लिए रोकती हैं। अपनी पुत्री द्वारा स्वयं पति चुन लेना उनको संवेदना को स्वीकार्य नहीं होता, लेकिन परंपरा के नवनिर्माण में कोई न कोई स्थिति, व्यक्ति या घटना तो निमित्त होती हैं। अतः नवनिर्माण की प्रक्रिया दक्ष के माध्यम से पूर्ण नहीं होती। यानी कि राजा दक्ष का ऐसा मानना था कि यदि शंकर बड़े प्रेमपूर्ण व्यवहार के साथ सती का हाथ मांगने आता तो वो उनका ब्याह कर देते, लेकिन शंकर ने ऐसा कार्य करके दक्ष की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। इसी कारण वह उन दोनों की विवाह को कभी योग्य नहीं मानते। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राजा दक्ष हैं वह एक कंठ विस्मय में मुख्य पात्र के रूप में नजर आता है और उनकी कई सारी विशेषताएं हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि राजा दक्ष एक राजलोलुप नेता हैं, स्वार्थी नेता हैं, उसके अंदर बदला एवं प्रतिशोध लेने की भावना है। वह पुत्री मोहांध पिता भी हैं, लेकिन पुत्री के साथ शत्रुवत व्यवहार करने वाला भी पिता है। इसके अलावा राजा दक्ष हैं वह एक क्रोधी पात्र के रूप में भी हमें नजर आता है। इस प्रकार राजा दक्ष हैं वह संबंधों के स्थान पर राजनीतिक संबंधों को अहम मानते हैं, यानी कि राजनीतिक संबंधों को वह प्रथम स्थान पर रखते हैं और जो व्यवहारिक संबंध हैं उनको वे गौण मानते हैं। इस प्रकार राजा दक्ष एक स्वार्थी एवं राजलोलुप नेता के रूप में नजर आता है। धन्यवाद।